हेलो हाय गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग गुड आफ्टरनून। जो भी जिस तरीके से मेरे को सुन रहा है और ये लेक्चर देख रहा है उसको आई होप कि आपको लेक्चर नंबर 1 पसंद आया होगा, जो कि मैंने चैप्टर नंबर 1 के लिए बनाया था। आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 की। ये पूरा कोर्स एनसीईआरटी के 2020 सिलेबस के हिसाब से मैंने डिज़ाइन किया है। तो चैप्टर नंबर 1 में एनसीईआरटी के अंदर जितना कवर था उतना कवर मैंने चैप्टर नंबर 1 में दिया है, और चैप्टर नंबर 2 के अंदर जितना कवर था उतना कवर मैंने चैप्टर नंबर 2 के अंदर दिया है। इस हिसाब से पूरा कोर्स के जो चैप्टर्स है वो एनसीईआरटी के हिसाब से डिसाइडेड है। तो आइए आज हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 2 की। चैप्टर नंबर 2 का नाम है थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। तो थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग के बारे में जानने के लिए शुरू करते हैं ये चैप्टर मेरे यानी कि दिवाकर सर के द्वारा। चलिए, तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ अकाउंटिंग की, कि अकाउंट्स के अंदर ऐसे क्या बेसिक कंसेप्ट्स हैं जिनके कारण जो पूरी अकाउंटिंग है वो की जाती है। मतलब सर आप क्या कहना चाहते हैं? मतलब मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ कि अकाउंट्स के अंदर सर कुछ कंसेप्ट्स ऐसे होते हैं जो कि एक आधार रखते हैं, एक बेस रखते हैं सारे फ्यूचर में होने वाले अकाउंटिंग पर्सपेक्टिव के हिसाब से। वरना आप मेरे को बात बताइए, अगर अकाउंटिंग के अंदर कोई बेसिक कंसेप्ट नहीं होगा तो मान लीजिए कोई एक्स नाम की एंटिटी है, वो एक्स नाम की एंटिटी अपने हिसाब से सारी अकाउंटिंग करेगी, और वाई नाम की एंटिटी है तो वाई नाम की एंटिटी अपने हिसाब से सारी अकाउंटिंग करेगी। तो क्या होगा सर, इससे यूनिफॉर्मिटी आना मुश्किल हो जाएगी। मतलब एक्स नाम की एंटिटी अपने हिसाब से अपना प्रॉफिट शो करेगी, वाई नाम की एंटिटी अपने हिसाब से अपना प्रॉफिट शो करेगी, और वो अपने बेसिस बताएगी कि सर हमने इस हिसाब से प्रॉफिट कंक्लूड किया है। तो यूनिफॉर्मिटी लाना, कंपैरिजन कर पाना इस चीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो अगर हम हमारी लैंग्वेज के हिसाब से देखें तो हम बेसिक अकाउंटिंग कंसेप्ट के अंदर क्या लिख सकते हैं कि सर ये कुछ फंडामेंटल आइडियाज़ और बेसिक्स होते हैं जो कि क्या करते हैं सर, अजम्पशन देते हैं हमारे को थ्योरी और प्रैक्टिसेस ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग के, कि हम किस हिसाब से फाइनेंशियल अकाउंटिंग करेंगे, और आर बोर्ड वर्किंग रूल्स डेवलप्ड बाय अकाउंटिंग प्रोफेशनल। अब जाहिर सी बात है, देखिए जो मेडिसिन होती है वो डॉक्टर डेवलप करते हैं, साइंटिस्ट डेवलप करते हैं। अब आप और हम जैसे लोग तो कर नहीं सकते। वैसे ही जो अकाउंटिंग के प्रोफेशनल्स होते हैं वो अकाउंटिंग के प्रोफेशनल्स ये कुछ अकाउंटिंग के बेसिक कंसेप्ट्स डेवलप करते हैं। चलिए, तो पहले हम बात कर लेते हैं कि अकाउंटिंग कंसेप्ट्स कौन कौन से होते हैं, फिर इनके बारे में हम डिटेल डिस्कशन करना शुरू करेंगे। सबसे पहले कंसेप्ट का नाम आता है बिजनेस एंटिटी का कंसेप्ट। उसके बाद में इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन मैं आपको बाद में दूंगा। अभी आप एक बार खाली नाम से गो थ्रू कर लीजिए ताकि आपको पता रहे कि कितने टाइप के कंसेप्ट्स हैं हमारे कोर्स के अंदर। दूसरा कंसेप्ट है मनी मेजरमेंट का कंसेप्ट। तीसरा कंसेप्ट है गोइंग कंसर्न का कंसेप्ट। चौथा कंसेप्ट है अकाउंटिंग पीरियड का कंसेप्ट। पांचवा कंसेप्ट है कॉस्ट का कंसेप्ट। छठा कंसेप्ट है ड्यूल एस्पेक्ट्स। सातवां कंसेप्ट है रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन, कि रेवेन्यू किस हिसाब से हम रिकॉग्नाइज करेंगे। चलिए, इसका भी डिटेल एक्सप्लेनेशन देखेंगे हम। आठवां कंसेप्ट है मैचिंग कंसेप्ट। नौवां फुल डिस्क्लोजर। फिर कंसिस्टेंसी, फिर कंजर्वेटिज्म, जो कि आपके कोर्स में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट रहने वाला है। और लास्ट है मटीरियलिटी, सेकंड लास्ट था मटीरियलिटी, और लास्ट है ऑब्जेक्टिविटी। तो इन शॉर्ट में अगर आपको इसके अंदर बताऊं कि कौन सा आपके एग्जाम्स में डायरेक्टली पूछा जा सकता है, तो यहाँ मेरा जो पॉइंट रहेगा वो रहेगा गोइंग कंसर्न के ऊपर, उसके बाद में बिजनेस एंटिटी के कंसेप्ट के ऊपर, और फिर लास्ट में मनी मेजरमेंट का कंसेप्ट। यानी कि फर्स्ट 3 कंसेप्ट है वो थोड़े इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। उसके अलावा कंजर्वेटिज्म यानी कि प्रूडेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, ये आपके बेसिक कंसेप्ट में आते हैं और बाकी के अदर कंसेप्ट में आते हैं। और इसके अलावा फुल डिस्क्लोजर और मटीरियलिटी भी बहुत ज़्यादा मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट रहने वाला है। चलिए देखते हैं बिजनेस एंटिटी। सर बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट क्या होता है, इसको जानने के लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगा कि आप मुझे ये बताइए कि रिलायंस इंडस्ट्री के जो ओनर है या फिर जो सीईओ है वो कौन है। सर आपका जवाब आएगा मुकेश और अनिल। चलिए मुकेश जी की बात कर लेते हैं। मुकेश अंबानी जी रिलायंस इंडस्ट्रीज के क्या है सर, वो ओनर है। लेकिन क्या मुकेश अंबानी जी और रिलायंस इंडस्ट्रीज एक है? आंसर इज नो सर।
कोई भी काम या फिर कोई भी बिजनेस डील अगर होती है तो वो रिलायंस इंडस्ट्रीज के नाम से होती है, वो मुकेश अंबानी जी के नाम पे नहीं होती। यही ये कंसेप्ट कहता है कि जो बिजनेस का ओनर है और जो बिजनेस है ये दो अलग अलग चीज़ें हैं, इनको अलग अलग ही रहने दो। बिजनेस अगर कुछ करता है तो उस चीज़ का इफेक्ट ओनर के ऊपर नहीं आता है, और ओनर अगर कुछ करता है तो उसका इफेक्ट बिजनेस के ऊपर नहीं आता है। शायद इसी के कारण इसी के पीछे ये कारण है कि जब हम बिजनेस से पैसा निकालते हैं तो वो पैसा हम एज अ ड्राइंग्स निकालते हैं। बिजनेस हमारे लिए उसको बिजनेस के जो अकाउंट्स होते हैं उसमें उसे ड्राइंग शो किया जाता है। चलिए, तो इसके बारे में लिखना क्या है कि दैट बिजनेस हैज अ डिस्टिंक्ट एंड अ सेपरेट entity from its owners. It means that for the purpose of accounting, the business and its owner are to be treated as two separate entities. सर, दो अलग अलग separate entities की यहाँ पे बात कर रही है, मतलब ओनर अलग है और बिजनेस अलग है। यही ये कंसेप्ट कहता है। अगले कंसेप्ट के बारे में बात कर लेते हैं। अगले कंसेप्ट का नाम है मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। देखिए, बात फाइनेंशियल अकाउंटिंग की हो रही है, बात अकाउंटिंग की हो रही है, और जैसा आपने मेरा अगर चैप्टर नंबर 1 का एक्सप्लेनेशन भी सुना हो तो उसके अंदर भी मैंने आपको कहा था कि जो पैसे से रिलेटेड बात होती है वही अकाउंटिंग के अंदर आती है। मतलब एनीथिंग विच कैन बी मेजर्ड इन मनी इज going to be a transaction and is going to be a entry in the financial accounts। मतलब ऐसी सारी चीज़ें जिनके अंदर मनी मेजरमेंट कर पाना नामुमकिन होता है, वो सारे के सारे जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो ट्रांजेक्शन फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर आना संभव नहीं है। सर, कुछ एग्जाम्पल बताइए इसका। देखिए, इसका एग्जाम्पल मैं आपको ये दे सकता हूँ कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने कुछ ऐसा स्पीच दी या फिर कुछ ऐसा स्टेटमेंट दिया जिससे हमारे प्रोडक्ट की सेल बढ़ गई। ऑल्दो वो जो स्टेटमेंट था उससे हमारा रेवेन्यू इंक्रीज हुआ, लेकिन जो हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने, हमारे बिजनेस के ओनर ने जो स्टेटमेंट दिया, वो स्टेटमेंट से हमारी कितनी सेल हुई या फिर वो स्टेटमेंट की वैल्यू क्या थी, इसको मनी के अंदर मेजर कर पाना मुश्किल है, या फिर मैं कह सकता हूँ कि नामुमकिन है। तो यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन जिसके अंदर मनी पूरी तरीके से इन्वॉल्व होगी और जो मनी के अंदर मेजर हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल मैंने 10 लाख रुपीज़ की किसी को लैंड सेल करी, तो यहाँ पे 10 लाख रुपीज़ मैं मनी के अंदर इसको मेजर कर सकता हूँ। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने गवर्नमेंट को 5 लाख रुपए टेंडर के लिए टेंडर के लिए उनको पैसा मिला। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को 5 लाख रुपए गवर्नमेंट से टेंडर के लिए पैसा मिला। यहाँ पे भी मैं बात कर सकता हूँ कि 5 लाख रुपए मनी का मेजरमेंट है। तो मैं क्या कह सकता हूँ, हैपनिंग्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द टर्म्स ऑफ मनी such as sales of goods or payment of expenses or receipt of income etc are to be recorded in the books of accounts। सिर्फ वही चीज़ें बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर रिकॉर्ड होगी। देखिए, हर एक चीज़ इंटरलिंक्ड है, हर एक चीज़ का एक कंसेप्ट है। अकाउंट्स में जो भी चीज़ होती है वो एक कंसेप्ट के हिसाब से होती है। इस वजह से मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि मनी मेजरमेंट कंसेप्ट एक बेसिक कंसेप्ट होगा, वरना क्या होगा, लोग बाग मनी के अलावा भी हमको उसने इतना कुछ दिया, हमको उसने इतना कुछ दिया, किसी का कुछ मेजरमेंट ही नहीं होगा और वो अपने हिसाब से अकाउंटिंग करते चले जाएंगे। इस वजह से यहाँ पे ये कंसेप्ट आया। अगले कंसेप्ट के बारे में बात कर लेते हैं, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। सर, गोइंग कंसर्न का कंसेप्ट क्या होता है? चलते रहो चलते रहो चलते रहो। हम कोई भी काम की शुरुआत करते हैं तो हम ये सोच के वो शुरुआत नहीं करते हैं कि हम इतने साल में वो काम बंद कर देंगे। मतलब हमारा एक नॉर्मल सा या फिर मैं कह सकता हूँ डिफ़ॉल्ट अजम्पशन होता है कि कोई भी बिजनेस जब स्टार्ट होता है तो वो अपनी एक्सपायरी डेट लेके स्टार्ट नहीं होता। फॉर एग्जांपल रिलायंस इंडस्ट्री, सर धीरू भाई अंबानी जी ने रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की शुरुआत करी, आज अनिल भी चला रहा है, मुकेश भी चला रहा है, कल को उसका जो बेटा है अनंत वो भी चलाएगा। तो गोइंग कंसर्न कंसेप्ट ये कहता है कि एक बिजनेस का जो थीम रखी जाती है वो थीम फॉरएवर होनी चाहिए। अगर वो थीम फॉरएवर नहीं है तो वो आपको डिस्क्लोज करनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल, मैंने कोई ये बिजनेस सोच के स्टार्ट किया है कि मैं आने वाले 3 साल में इस बिजनेस को बंद कर दूंगा, तो यहाँ पे सर गोइंग कंसर्न कंसेप्ट का वायलेशन है कि ये बिजनेस लॉन्ग टर्म के लिए नहीं चलेगा। और आपको जो अपने यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको पता होगा, कल मैंने लास्ट लेक्चर में मैंने उसको कवर किया था। जो आपके यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, स्टेटमेंट को यूज करते हैं, उनको आपको बताना होगा कि सर हमने यहाँ पे गोइंग कंसर्न कंसेप्ट का जो है वो वायलेशन किया है, या फिर उसका फुल डिस्क्लोजर आपको देना पड़ेगा कि यहाँ पे ये फर्म जो है वो या ये कंपनी जो है
है या ये एंटिटी जो है ये ज़्यादा समय के लिए नहीं चलने वाली है। तो मतलब गोइंग कंसेप्ट का मतलब क्या हुआ सर, आइए देखते हैं। अ बिजनेस फर्म वुड कंटिन्यू कैरी आउट इट्स ऑपरेशन indefinitely, that is for a fairly long period of time and would not be liquidated in the foreseeable future, मतलब आने वाले समय में वो फॉर्म जो है वो बंद नहीं होएगी। ठीक है, अगले कंसेप्ट की बात कर लेते हैं, अकाउंटिंग पीरियड का कंसेप्ट। अब सर ये अकाउंटिंग पीरियड का कंसेप्ट क्या होता है और इसकी ज़रूरत क्या पड़ी? तो देखिए, मेरी एक कंपनी है जिसका नाम है एशियन पेंट्स मान लीजिए, ठीक है, और मेरे कॉम्पिटिटर है बर्जर पेंट्स वाले। अब मैं तो क्या करता हूँ सर, मैं ये जानता हूँ कि दिवाली के टाइम पे मेरी सेल ज़्यादा होती है, तो मैं 3 महीने का जो प्रॉफिट होता है वो एक साथ दिखाता हूँ, और जो बचे 9 महीने का मेरा सीज़न होता है उसका प्रॉफिट मैं सही टाइम पे नहीं दिखाता या पूरा नहीं दिखाता। तो लोगों को क्या लगता है कि मेरा जो बिज़नेस का इनकम है वो बहुत ज़्यादा होती है, 3 महीने में मैं इतना कमा लेता हूँ, और जो बर्जर वाला है वो 12 महीने में भी उतने नहीं कमा पाता। अब आप मेरे को बताइए, क्या ये कंपैरिजन सही है? आंसर इज नो सर, ये कंपैरिजन पूरी तरीके से गलत है। तो अकाउंटिंग पीरियड का एक कंसेप्ट लाया गया कि आपको मिनिमम एक पीरियड डिसाइड करना पड़ेगा। यूजुअली वो पीरियड 1 साल होता है, कि आपको एक पीरियड डिसाइड करना पड़ेगा। उस पीरियड के अंदर आपको, उस पीरियड के एंड के अंदर आपको हमेशा ये बताना पड़ेगा कि आपके बिजनेस की असेट्स और लाइबिलिटीज की पोजीशन क्या है, उस अकाउंटिंग पीरियड के अंदर आपने प्रॉफिट कितना कमाया है, या फिर उस अकाउंटिंग पीरियड में आपका लॉस कितना हुआ करके। ठीक है, तो यूजुअली एक पीरियड डिसाइड किया जाता है। एक पीरियड, जैसे कि इसको मैं कह सकता हूं कि द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर देयर फॉर प्रिपेयर्ड एट रेगुलर इंटरवल। फॉर एग्जांपल, जनरली इंडिया के अंदर सारी बिजनेस एंटिटी 1 साल फॉलो करती है, कई 3 महीने भी फॉलो करती है, कई 6 महीने भी फॉलो करती है। ये एक बहुत बड़ा मिथ है कि 1 साल ही अकाउंटिंग पीरियड हो सकता है, 3 महीने भी हो सकता है सर, 6 महीने भी हो सकता है, लेकिन अकाउंटिंग का पीरियड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको एक टाइम के बाद में अपनी फाइनेंशियल पोजिशन बतानी पड़ेगी और अपना लॉस या फिर प्रॉफिट बताना पड़ेगा। नॉर्मली आफ्टर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, नॉर्मली यहाँ पे देखिए वर्ड क्या यूज हुआ है, नॉर्मली आफ्टर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, सो दैट टाइमली इंफॉर्मेशन इज मेड अवेलेबल टू द यूजर्स के बारे में आपको पता है। दिस इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड एज अकाउंटिंग पीरियड। चलिए अगले कंसेप्ट की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला कंसेप्ट है कास्ट कंसेप्ट। कौन सा कंसेप्ट? कास्ट कंसेप्ट। सर कॉस्ट कंसेप्ट के बारे में बताइए ना कुछ। देखिए, मैं यहाँ पे ऐसे कह सकता हूँ कि मान लीजिए आज आपने एक फैक्ट्री लगाई। क्या लगाई सर? एक फैक्ट्री लगाई। उस फैक्ट्री के अंदर आपने क्या किया सर? उस फैक्ट्री के अंदर आप एक मशीनरी खरीद के लाए। वो मशीनरी जब आपने वेंडर से खरीदी थी, मतलब जो मशीनरी बेचता है उससे खरीदी थी, तो वो 1 लाख रुपीज़ में खरीदी थी। कितने में खरीदी थी? 1 लाख रुपीज़ में खरीदी थी। लेकिन जब आप उस मशीनरी को उसकी फैक्ट्री से या फिर उसके प्रीमाइसिस से अपने प्रीमाइसिस पे लेके आए, तब आपका 10,000 रुपीज़ रेंट और लग गया। ठीक है सर, लग गया। अब वो जब मशीनरी आपके प्रीमाइसिस में आई, तब आपको पता पड़ा कि उस मशीनरी को तो इंस्टॉल करना पड़ेगा। अब वो मशीनरी इंस्टॉल करने के लिए आपने 10,000 रुपीज़ और खर्चा किया। यानी कि मैं क्या कह सकता हूँ कि 1 लाख रुपीज़ तो आपने मशीनरी परचेज करने में खर्च किया, 10,000 रुपीज़ आपने मशीनरी को यहाँ तक, यानी कि अपने बिजनेस प्रीमाइसेस लाने तक में खर्च किया, और 10,000 रुपीज़ ही आपने किस चीज़ में खर्च किए? मशीनरी को इंस्टॉल करने में खर्च किए। अब मेरे को आप एक चीज़ बता दीजिए कि कल को कोई आदमी आपसे आके ये पूछे कि आपको मशीनरी कितने की पड़ी, तो आप उसे क्या बोलेंगे? 1 लाख रुपए, या फिर 1,10,000 रुपये, या फिर 1,20,000 रुपये। सर कैसे कैसे? 1 लाख रुपये मशीनरी की कॉस्ट, अगर 1,10,000 रुपये कैसे हुए सर? 10,000 रुपये उसको लाने तक के, या फिर 1,20,000 रुपये उसको लाने के बाद में इंस्टॉल करने के। तो सर मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि जो आपको नेट या फिर जो आपको टोटल कॉस्ट पड़ी वो यहाँ पे 1,20,000 रुपये पड़ी सर। 1,20,000 रुपये से ना तो 1 रुपया ज़्यादा ना 1 रुपया कम। तो आप किसी को ये नहीं कह सकते कि ये मशीनरी मेरे को 1 लाख रुपये की पड़ी है। यही ये कंसेप्ट कहता है। क्या कहता है कि सर ऑल असेट्स आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एट देयर परचेज प्राइस विच इंक्लूड्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, ट्रांसपोर्टेशन, इंस्टॉलेशन एंड मेकिंग द असेट रेडी टू यूज। मतलब उसको वहां से उठाने तक का से लेके बिल्डिंग के अंदर या फिर फैक्ट्री के अंदर यूज़ करने तक, या फिर मैं ऐसे बोल सकता हूँ, मैं मेरे कई स्टूडेंट को एग्जांपल देता हूँ कि मशीनरी जो फैक्ट्री के अंदर लगती है, जब तक उसका नारियल ना फूट जाए, मतलब वो यूज़ करनी शुरू ना कर दो आप, तब तक की कॉस्ट मशीनरी की उसकी वैल्यू में इंक्लूड होती है। ये क्यों होती है सर? ये कॉस्ट कंसेप्ट के कारण इंक्लूड होती है। चलिए अगले कंसेप्ट की बात कर लेते हैं, ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट। सर ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट का मतलब क्या है? देखिए, आप एक शब्द तो
जब से आपने किताब खोली होगी तब से आपको समझ में आ रहा होगा कि सर यहाँ पे डबल एंट्री बुक ऑफ सिस्टम चलता है, या फिर दो एस्पेक्ट होते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स के, या फिर डबल एंट्री सिस्टम के नाम से आपने कुछ चैप्टर भी पढ़ा होगा, या फिर आपने कहीं किताबों के कवर पे भी देखा होगा। तो इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब ये है कि जब भी आप कोई एक ट्रांजेक्शन करते हैं, जब भी आप कोई एक ट्रांजेक्शन करते हैं, तो उसके अंदर, उस ट्रांजेक्शन के अंदर हमेशा दो एस्पेक्ट होते हैं, और वो दो एस्पेक्ट हमेशा 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 अफेक्ट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल सर, मैं क्या कहना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ कि मेरी एक शॉप है। उस शॉप के अंदर मैंने 10,000 रुपीज़ का जो गुड्स है उसको सेल किया, ठीक है। 10,000 रुपीज़ का मैंने जब गुड्स सेल किया, तब मुझे ये चीज़ पता पड़ी। क्या पता पड़ी सर? कि मेरे यहाँ पे दो एस्पेक्ट कवर हो रहे हैं। अब अगर आप सोच सकते हैं तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा कि यहाँ पे दो एस्पेक्ट कैसे कवर हो रहे हैं, वरना मैं आपको बता ही देता हूँ। सर, दो एस्पेक्ट ऐसे कवर हुए कि मेरे 10,000 रुपीज़ के गुड का सेल करने के कारण मेरे पास में 10,000 रुपीज़ आए होंगे। अरे मैंने किसी को अगर सेल किए तो क्या एस्पेक्ट कवर हुआ होगा? मेरे पास पैसा आया होगा और मैंने उसको बदले में क्या दिया होगा? गुड्स दिया होगा, यानी कि जो सामान बेचा है वो दिया होगा। तो 10,000 रुपीज़ पैसा आया, यानी कि कैश की इनकमिंग, और 10,000 रुपीज़ से गुड्स की आउटगोइंग। तो इनकमिंग हुई कैश और आउटगोइंग हुई गुड्स। तो यहाँ पे दो एस्पेक्ट क्या हुए सर? एक तो कैश का एस्पेक्ट और दूसरा कौन सा? गुड्स का एस्पेक्ट, यानी कि जो माल मेरे पास से गया है। तो मैं यहाँ कह सकता हूँ कि सर, आपका हर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हमेशा दो एस्पेक्ट को कवर करेगा। इस वजह से एवरी ट्रांजैक्शन हैज़ अ ड्यूल और टू फोल्ड इफेक्ट एंड शुड देयरफॉर बी रिकॉर्डेड एट टू प्लेसेस। सर, कहाँ का रिकॉर्ड करना पड़ेगा? अब देखो, मेरा कैश अफेक्ट हुआ, मेरा कैश बढ़ गया था उस ट्रांजेक्शन के कारण, तो मेरे को कैश के अंदर जाके कुछ रिकॉर्ड करना पड़ेगा। और मेरा जो गुड्स है, मेरा जो स्टॉक है वो कम हो गया था, तो मेरे को स्टॉक के अंदर जाके भी कुछ ना कुछ रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे दो एस्पेक्ट कवर हुए ना? जी सर, बिल्कुल हुए। इसी कारण से ये फॉर्मूला निकल के आता है। ये जब आप आगे अगले चैप्टर्स में जाएंगे तब आपको अकाउंटिंग इक्वेशन नाम से एक चैप्टर मिलेगा। वो अकाउंटिंग इक्वेशन नाम के चैप्टर में आपको मालूम पड़ जाएगा करके कि ये क्या होता है फॉर्मूला। असेट्स इज इक्वल्स टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। चलिए अगले कंसेप्ट की तरफ चलते हैं। अगला कंसेप्ट है रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन कंसेप्ट। सर, ये रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन कंसेप्ट क्या होता है? सर, यहाँ पे कुल मिला के कहने की बात यह है कि हम कौन सी डेट ऐसी माने, हम कौन सा ऐसा टाइम माने जब हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो रेवेन्यू है वो रिकॉग्नाइज हो चुका है। चलिए मैं इसको एक एग्जांपल में तोड़ के बताता हूँ। मान लीजिए मैंने मिस्टर एक्स को गुड्स सेल करे, ठीक है। अब मैंने मिस्टर एक्स को क्रेडिट के अंदर गुड्स सेल करे। कब करे सर? क्रेडिट के अंदर गुड्स सेल किए। मैंने गुड्स तो सेल कर दिए, लेकिन मेरे पास अभी तक पैसा आया नहीं है। तो क्या मैं मान लूँ कि मेरी सेल कंप्लीट हो गई है? पॉइंट नंबर 1, मैंने मिस्टर एक्स को सेल करी है सर। मिस्टर एक्स को सेल करी है मैंने कैश के अंदर, मतलब मैंने कहा कि पैसे दो और गुड्स लो। तो मिस्टर एक्स ने मेरे को पैसे तो दे दिए, लेकिन मैंने अभी तक उन तक गुड्स पहुंचाए नहीं है। तो क्या मैं इसे सेल मान लूं? सोचिए। तो यहां पे मैं ऐसे कह सकता हूं कि सर, मैं इसे सेल कब मानूंगा, या फिर कब ऐसा होगा कि जो रेवेन्यू है वो मैं रिकॉग्नाइज कर पाऊंगा? जब सर मैं ये कह सकता हूं कि गुड्स जो है वो लीगली ट्रांसफर हो चुके हैं। किसके पास में? गुड्स लीगली ट्रांसफर हो चुके हैं बायर के पास में। मतलब सर, आप क्या कहना चाहते हैं? मतलब मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ कि ये जो गुड्स है इसका साथ क्या हुआ सर? गुड्स के साथ में ये हुआ कि ये जो गुड्स के साथ में क्या हुआ सर? गुड्स के साथ में ये हुआ कि लीगली ट्रांसफ़र हो चुके हैं। मतलब सर, यहाँ पे गुड्स का जो लीगल पोजीशन है, मतलब जो गुड्स का लीगल ओनर है वो बायर बन चुका है। अब मेरा पहले एग्जांपल के अंदर क्या था सर? मैंने गुड्स क्रेडिट पे दिए थे, मेरे पास पैसा नहीं आया था, लेकिन गुड्स तो ट्रांसफ़र हो गए थे। जी हाँ सर, बिल्कुल हो गए थे। लीगली पोजेशन गुड्स का किसके पास में आ गया था सर? लीगली गुड्स का पोजेशन आ गया था ओनर के पास में या फिर बायर के पास में उसके। तो मैं मान लूंगा कि मेरी सेल उस दिन ही कंप्लीट हो गई थी जब मैंने गुड्स ट्रांसफर कर दिए थे। दूसरे एग्जांपल में मैंने क्या कहा सर? कि मेरे पास से गुड्स गए नहीं हैं अभी तक, लेकिन कैश उसने दे दिया है। अब क्या यहाँ पे लीगली गुड्स ट्रांसफर हो चुके हैं अगले पर्सन को? आंसर इज नो सर। कैश के ट्रांजेक्शन के अंदर जब तक गुड्स सामने वाले को आप डिलीवर करोगे नहीं, तब तक आप कैसे कह सकते हो कि लीगली उसके पास में चले गए? तो यहां पे रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन तब होगा जब गुड्स सामने वाले को डिलीवर हो जाएंगे। चलिए, द रेवेन्यू फॉर अ बिजनेस transaction should be included in the accounting records only when it is realized। ठीक है सर।
अगले कंसेप्ट की बात कर लेते हैं। अगले कंसेप्ट का नाम है मैचिंग कंसेप्ट। मैचिंग कंसेप्ट क्या कहता है सर, कि जिस पीरियड की इनकम जो है वो सेट ऑफ होगी उस पीरियड के एक्सपेंसेस के साथ में। मतलब मैं क्या कहना चाहता हूँ, मतलब मान लीजिए मेरा अकाउंटिंग एक पीरियड था, वो था 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक, मतलब एक पूरा कैलेंडर ईयर की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। अब मैंने 12 मंथ्स तक सर रेंट पे किया मेरे बिजनेस प्रीमाइसेस का, और वो बिजनेस प्रीमाइसेस का रेंट हुआ सर टोटल कुल मिला के 12 मंथ्स का 1000 रुपीज़ पर मंथ मैंने रेंट पे किया था। ठीक है, 1000 रुपीज़ के हिसाब से मैंने 12 मंथ का रेंट पे किया। अब मैंने इसके साथ साथ क्या किया सर, 12 मंथ्स की मेरी इनकम हुई 24,000 रुपीज़, यानी कि 24,000 की मेरी इनकम और 12,000 के मेरे एक्सपेंसेस। अब मेरा लेकिन जो लास्ट मंथ का रेंट था वो मैंने क्या कहा, वो मैंने कहा कि वो तो मैंने अगले साल की जनवरी में पे किया, यानी कि दिसंबर मंथ में मैं ऐसे कह रहा हूँ कि मैंने अगले साल की जनवरी में मैंने वो रेंट पे किया है, इस वजह से वो रेंट तो मैं अगले साल दिखाऊंगा। अब यहाँ पे सर मैचिंग कंसेप्ट का वायलेशन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने 12 मंथ्स की जो इनकम बताई है 24,000 रुपीज़, वो 24,000 रुपीज़ आपने किस ईयर में बताई है सर? इस ईयर में बताई है। लेकिन आप जो रेंट है वो सिर्फ और सिर्फ 11 मंथ्स का बता रहे हैं, यानी कि 11,000 रुपीज़, जो कि 1,000 रुपीज़ कम है। तो यहाँ पे आप मैचिंग कंसेप्ट का वायलेशन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो जो 1 मंथ था, उस 1 मंथ के अंदर भी आपने कुछ इनकम करी होगी, लेकिन उसका जो एक्सपेंस था वो आप नेक्स्ट ईयर में बताने के लिए कह रहे हैं, जो कि टेक्निकली गलत होगा। तो यहाँ मैचिंग कंसेप्ट क्या कहता है कि जितना उस साल का इनकम है उस साल के एक्सपेंसेस से सेटअप होगा, वो भले से एक्सपेंसेस आपने पे किए हो या फिर वो पे नहीं किए हो। आइए इसको समझ लेते हैं। एक्सपेंसेस इनकर्ड इन एन अकाउंटिंग पीरियड शुड बी मैच्ड विद रेवेन्यू ड्यूरिंग दैट पीरियड। इट फॉलोज फ्रॉम दैट the revenue and expenses incurred to earn these revenue must be belong to the same accounting period। मैंने यहाँ पे यही किया है, आप इसको एक बार ऐसे पढ़ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो, और लाइक कीजिएगा, इसको शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे यूट्यूब चैनल को। और अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट है तो आप मेरे को डीएम करके पूछ सकते हैं। इस लेक्चर का, इस चैप्टर का जो पार्ट नंबर 2 है वो मैं आपको जल्दी ही प्रोवाइड कर दूंगा। ये लेक्चर का पार्ट नंबर 1 है, अभी कुछ कंसेप्ट्स बाकी हैं, वह कंसेप्ट्स हम अगले वीडियो के अंदर देखेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच।